राधे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कफन कहानी का सारांश, जिसके कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद। इस कहानी में हम मुंशी प्रेमचंद के संक्षिप्त जीवन परिचय और कहानी के मुख्य बिंदु, पात्र और साथ साथ कहानी का सारांश देखेंगे। तो सबसे पहले हम सब देखते हैं मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय संक्षिप्त में। ठीक है, देखिए इनका जन्म होता है लुम्बिनी बनारस, जो यूपी में पड़ता है। ठीक है, स्थान है इनका, जन्म स्थान है लुम्बिनी बनारस, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आखिर जन्म कब होता है तो 31 जुलाई 1880 में मुंशी प्रेमचंद का जन्म होता है। मृत्यु इनकी 18 अक्टूबर 1936 में इनकी मृत्यु हो जाती है। पिता का नाम इनके है अजायब राय, एक डाक मुंशी थे। ठीक, माता का नाम इनका आनंदी देवी था और बचपन का इनका नाम धनपत राय था। ये रहा संक्षिप्त में मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। अब कहानी के प्रमुख बिंदु को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब कहानी के मुख्य बिंदु को देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन सबसे पहले दिसंबर 1935 में जामिया मिलिया इस्लामिया की पत्रिका जामिया में उर्दू भाषा में प्रकाशित हुई थी। ठीक, दूसरा पॉइंट है, इस कहानी का हिंदी रूप 1936 में चांद पत्रिका में अप्रैल के अंक में प्रकाशित होता है, यानी चांद पत्रिका में ये प्रकाशित होता है कब? अप्रैल में। अगला पॉइंट है, कफन कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित कफन नामक कहानी संग्रह में सम्मिलित है, यानी जो कफन कहानी संग्रह है उसमें ही ये कफन कहानी संग्रहित है। ठीक, अगला पॉइंट है, कफन प्रेमचंद की सबसे लोकप्रिय और चर्चित कहानियों में से एक है। जैसे क्या है तो इस कहानी का विषय है, यह कहानी ग्रामीण भारत के गरीब किसानों की दुख भरी स्थिति, सामाजिक अन्याय और शोषण का चित्रण करती है। ठीक है, ये कहानी ग्रामीण परिवेश में रचा गया है और सामाजिक शोषण के विरुद्ध भी इसमें दिखाया गया है। मुख्य पात्र देखिए तो मुख्य पात्र इसमें है घिसू, माधव, बुधिया। इन्हीं तीन के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। अन्य पात्र भी हैं जो हम लोग पढ़ते समय उन्हें देखेंगे। ठीक है, तो देखिए घिसू और माधव का पिता है, और बुधिया प्रसव पीड़ा होता है, और घिसू और माधव एक अलाव जला के, यानी आग जला के उसमें आलू डाल के बैठे हैं। भले वो कितना ही कहा रही है प्रसव पीड़ा से, लेकिन ये दोनों उठ के उसके पास नहीं जाते हैं। अब अलाव होता है, जैसे आप गांव के परिवेश के होंगे तो आपको पता होगा, ठंडी के मौसम में द्वार पे आग जलाया जाता है, उसी में ये सब क्या वैसे ही ये सब उसमें आलू डाल के भूनते हैं। लेकिन अंदर की मार्मिक स्थिति जो उसकी पत्नी का है उसे वो देखने नहीं जाते हैं वैसे। ठीक है, देखिए अगला इसमें बाबूजी भी एक है। देखिए अब लोग हम इसमें से सारांश देखिए, जो जैसे मैंने कहानी बताया ना कि इसमें घिसू है, माधव, बुधिया, तो बुधिया ही प्रसव पीड़ा है और प्रसव पीड़ा से ही वे मर भी जाती है। और ये दोनों इतने शराबी व्यक्ति हैं और शराब के माध्यम से ही समाज को प्रेमचंद जी ने दिखाने की पूरी कोशिश की है। चलिए हम लोग सारांश देखते हैं, सारांश में सारे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, झोपड़ी के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं, और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज़ निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्राकृतिक सन्नाटों में डूबी हुई सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। जब निसंग भाव से वह कहता कि वह बचेगी नहीं, तो माधव चिढ़कर उत्तर देता कि मरना है तो जल्दी ही क्यों नहीं मर जाती, देखकर भी वह क्या कर लेगा। लगता है जैसे कहानी के प्रारंभ में ही बड़े सांकेतिक ढंग से प्रेमचंद इशारा कर रहे हैं, और भाव का अंधकार में लय हो जाना मानो पूंजीवादी व्यवस्था का ही प्रांगण होता हुआ अंधेरा है, जो सारे मानवीय मूल्यों, सद्भाव और आत्मीयता को रौंदता हुआ निर्मम भाव से बढ़ता जा रहा है।
इस औरत ने घर को, यानी बुधिया ने घर को एक व्यवस्था दी थी। पिसाई कर करके या घास छिलकर वह इन दोनों बेगैरतों को 2 गज भरती रहती। यानी बुधिया काम काज करके इन दोनों शराबी बाप और बेटे को पेट क्या करती थी, भरती थी। और आज ये दोनों इंतजार में हैं कि वह मर जाए तो आराम से सोए। आकाशवृत्ति पर जिंदा रहने वाले बाप बेटे के लिए भुने हुए आलूओं की कीमत उस मरती हुई औरत से ज़्यादा है। जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि आग जला के और दोनों तरफ से ये बैठे रहते हैं, उसमें आलू डाले रहते हैं, लेकिन उनकी पीड़ा के आगे इन लोग की अपनी भूख प्यारी है। उन्होंने कोई भी इस डर से उसे देखने नहीं जाना चाहता था कि उसके जाने पर दूसरा आदमी सारे आलू खा जाएगा। हलक और तालू जल जाने की चिंता किए बिना जिसे तेजी से वे गर्म आलू खा रहे हैं, उससे उनकी मारक गरीबी का अनुमान सजह ही हो जाता है। यह विसंगति कहानी की संपूर्ण संरचना के साथ विडंबनात्मक ढंग से जुड़ी हुई है। घीसू को 20 साल पहले हुई ठाकुर की बारात याद आती है। यानी वो वेदना से पीड़ित है और इसे ठाकुर की बारात याद आ रही है। देखिए क्या क्या बारात में से याद आ रहा है। चटनी, रायता, 3 तरह की सूखी साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई, इतना चीज़ उसे याद आ रहा है। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। लोगों ने ऐसा खाया किसी से पानी न पिया गया। यह वर्णन अपने विवाह में काफ़ी आकर्षण ही नहीं बल्कि भोजन के प्रति पाठकीय संवेदना को धाराधर बना देता है। इसके बाद प्रेमचंद लिखते हैं और बुधिया अभी कहा रही है। इस प्रकार ठाकुर की बारात का वर्णन अमानवीयता को ठोस बनाने में पूरी सहायता करता है। कफन एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की कहानी है जो श्रम के प्रति आदमी में हतोत्साह पैदा करती है, क्योंकि उस श्रम की कोई सार्थकता उसे नहीं दिखाई देती। क्योंकि जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उसकी हालत से बहुत कुछ अच्छी नहीं थी, और किसान के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्दशाओं से लाभ उठाना जानते थे वो कहीं ज़्यादा संपन्न थे। वह इस तरह की मनोवृत्तियों का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। फिर भी उसे तक तरह की मनोवृत्तियों का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। फिर भी उसे तकसीन तो थी ही कि अगर यह फटे हाल है तो कम से कम उसे उस किसान की सी जो जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। उसकी सरलता और निहिरता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। 20 साल तक यह व्यवस्था आदमी को भरपेट भोजन के बिना रखती है। इसलिए आवश्यक नहीं कि अपने परिवार के ही एक सदस्य के मरने जीने से ज़्यादा चिंता उन्हें अपने पेट भरने की होती है। औरत के मर जाने पर कफन का चंदा हाथ में आने पर उनकी नीयत बदलने लगती है। यानी देखिए इतनी कहानियों में उस वहाँ से अलाव के पास उठते नहीं हैं और किसान का भी वर्णन किया गया है। और आखिर में बुधिया मर भी जाती है, कफन का चंदा लगता है। देखिए अब कफन के चंदा का ये सब क्या करते हैं। हल्के से कफन की बात पर दोनों एक मत हो जाते हैं कि लाश उठाते उठाते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है और फिर उस हल्के कफन को लिए बिना ही ये लोग उस कफन के चंदे के पैसे
को शराब, पूड़ियाँ, चटनी, अचार और कलेजिया पर खर्च कर देते हैं। अपने भोजन की तृप्ति से ही दोनों बुधिया की सदृश की कल्पना कर लेते हैं। हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे सुख नहीं मिलेगा? जरूर से जरूर मिलेगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। अपनी आत्मा की प्रसन्नता पहले जरूरी है। संसार और भगवान की प्रसन्नता की कोई ज़रूरत है तो बाद में। अपनी उम्र के अनुरूप घिसू ज़्यादा समझदार है। उसे मालूम है कि लोग कफन की व्यवस्था करेंगे भले ही इस बार रुपए उसके हाथ में न आवे। नशे की हालत में माधव जब पत्नी के अथाह दुख भोगने की सोचकर रोने लगता है तो घीसू उसे चुप कराता है। हमारे परंपरागत ज्ञान के सहारे की मरकर वह मुक्त हो गई है और इस जंजाल से छूट गई है। नशे में नाचते गाते उछलते कूदते सभी ओर से बेखबर और मदमस्त वे कहीं गिरकर ढेर हो जाते हैं। कि ये कहानी का सारांश रहा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में एक ज़रूर बताइएगा। कहानी आपको अच्छा लगे जैसा भी लगा हो, लेकिन कमेंट अवश्य करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।